कभी सोचा है कि क्यों कुछ इतने होशियार लोग भी पैसों के मामले में मात खा जाते हैं। एक कहानी सुनाता हूँ। एक लड़का था, समझिए टेक्नोलॉजी का जादूगर। 20 की उम्र में उसने वाईफाई का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा बनाया। हाँ, वही वाईफाई। पेटेंट लिए, कंपनियां खोली, करियर शुरू होते ही लाखों का मारा था। लगता था ना कि बस अब तो क्या कुछ नहीं कर लेगा। लेकिन कहानी में एक मोड़ था। उसकी पहचान उसकी काबिलियत से ज्यादा उसके, कह सकते हैं, अहंकार से बन गई। वो नोटों की गड्डियां दिखाता फिरता था, नशे में सोने के सिक्के खरीद कर समुंदर में फेंकता था, मजे के लिए। अरे बाप रे। हाँ, सोचिए जरा। एक बार तो होटल का लैंप तोड़ दिया। मैनेजर ने $500 मांगे तो उसने हंसते हुए $5000 फेंक दिया उस पे। ये तो हद है। बिल्कुल। तो क्या लगता है अंत क्या हुआ होगा? कुछ ही साल बाद दिवालिया, बिल्कुल कंगाल। तो सवाल उठता है, इतना टैलेंट, इतना दिमाग, फिर ऐसा क्यों? क्या पैसा कमाना ही काफी है? शायद नहीं। लगता है पैसा संभालना वो एक बिल्कुल अलग हुनर है। और यहीं से मेरे ख्याल से पैसे के मनोविज्ञान की बात शुरू होती है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और ये कहानी, ये सीधे मॉर्गन हाउसल की जो किताब है ना, द साइकोलॉजी ऑफ मनी, उसके बिल्कुल कोर आइडिया से जुड़ती है। पैसा कमाना एक बात है और उसे सहेजना, उसे बढ़ाना, वो बिल्कुल दूसरी बात है। ये सिर्फ गणित या कितना आईक्यू है उसका खेल नहीं है। ये हमारे व्यवहार का खेल है। हमारे फैसले, हमारा घमंड, हमारा डर, लालच, सब्र, ये सब चीजें। कई लोग सोचते हैं कि भाई अमीर बन गए, बस हो गया काम, मंजिल आ गई। लेकिन दौलत को संभालना, उसे वक्त के साथ ग्रो करना, ये एक अलग ही चुनौती है। कोई लॉटरी जीत ले या कोई स्टार्टअप हिट हो जाए, पैसा आ जाता है, पर अगर पैसे से जुड़ा बर्ताव ठीक नहीं तो जितनी तेजी से आया उतनी ही तेजी से चला भी जाता है। अच्छा, तो मतलब ये सिर्फ स्मार्ट होने या ना होने की बात नहीं है। फिर वॉरेन बफे का क्या? उनका नाम तो सब लेते हैं। निवेश की दुनिया में तो भगवान माने जाते हैं। इतनी किताबें हैं उनकी कामयाबी पर। लोग तो यही कहते हैं ना कि वो बस बेहतरीन स्टॉक चुनते हैं, इसलिए इतने अमीर हैं। पर क्या क्या बस यही है या कुछ और भी है? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, बफे की कामयाबी का राज सिर्फ उनके स्टॉक चुनने की कला नहीं है। हाँ, वो बहुत अच्छे निवेशक है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उनकी असली ताकत, उनका जो सीक्रेट वेपन है, वो है समय। इस समय मतलब? वॉरेन बफे ने निवेश करना कब शुरू किया था पता है? 10 साल की उम्र में। 10 साल? हाँ, और जब ये किताब लिखी गई, उनकी दौलत थी करीब $84 अरब। और पता है उसमें से $81 अरब कब बने? कब? 65 साल की उम्र के बाद। क्या कह रही हैं? $81 अरब 65 के बाद? मतलब ज्यादातर पैसा बुढ़ापे में बना। ये तो कमाल है ना कमाल की बात? तो ये अच्छा रिटर्न नहीं, बल्कि इतने लंबे समय तक टिके रहने का नतीजा है। बिल्कुल। यही तो है चक्रवृद्धि की ताकत, कंपाउंडिंग। इसे अपना जादू दिखाने के लिए सालों लगते हैं, दशक लगते हैं। अगर वॉरेन बफे ने भी मान लीजिए 30 में शुरू किया होता और 60 में रिटायर हो जाते, तो शायद आज हम उनका नाम भी न ले रहे होते। ये समय ही है जो छोटे रिटर्न को भी वक्त के साथ असाधारण बना देता है। लगातार टिके रहना, सब्र रखना, सुनने में शायद बोरिंग लगे, पर दौलत बनाने का ये सबसे पक्का तरीका है शायद। लेकिन फिर एक और नाम दिमाग में आता है, जिम साइमंस। मैंने सुना है उनका रिटर्न तो बफे से भी कहीं ज्यादा था, कुछ 66% सालाना। ये तो अविश्वसनीय है। हाँ, बिल्कुल अविश्वसनीय है। तो फिर उनकी संपत्ति बफे से कम क्यों रही? अगर रिटर्न इतना ज्यादा, तो वो और ज्यादा अमीर क्यों नहीं? हाँ, ये सवाल दिमाग घुमा देता है ना? साइमंस की निवेश करने की क्षमता वो अद्भुत थी। 66% सालाना रिटर्न, बफे के 22% से 3 गुना ज्यादा। कमाल का है। लेकिन उन्होंने गंभीरता से निवेश करना शुरू किया 50 की उम्र में। 50 की उम्र में। हाँ, तो बफे के पास कंपाउंडिंग के लिए उनसे कई दशकों से ज्यादा थे। साइमंस के पास वो समय कम था जिसमें वो जादुई बढ़ोतरी हो पाती है ना, उसका फायदा उठाने के लिए। तो ये साफ दिखाता है एक अच्छा निवेशक होना ठीक है, जरूरी है, पर उससे भी ज्यादा जरूरी है लंबे समय तक खेल में बने रहना। समय कभी कभी बहुत ऊंची काबिलियत को भी पीछे छोड़ देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अमीर बनने के लिए कोई फाइनेंस का जीनियस होना ही जरूरी नहीं है। बस अपने पैसों को समय दें, थोड़ा सब्र रखें, देखभाल करें, और वो बढ़ सकता है हमारी सोच से भी ज्यादा। ये सुनकर थोड़ी राहत मिलती है, पर शायद करना उतना आसान नहीं। हम सब जल्दी अमीर बनना चाहते हैं ना। पूर करती है जहां हम कमाया हुआ भी गंवा देते हैं। सच तो ये है, जैसा हाउसल कहते हैं,
कि सबसे होशियार होने से ज्यादा जरूरी है सबसे ज्यादा निरंतर होना, कंसिस्टेंट, लगातार बचत करना, लगातार निवेश करना, भावनाओं में बहकर बड़े उतार चढ़ाव से बचना। पैसे के साथ जो सफलता है ना, वो ज्ञान से ज्यादा हमारे व्यवहार पर टिकी है। व्यवहार मतलब हमारी आदतें, हमारे डर, लालच, इन पर काबू पाना ही शायद सबसे मुश्किल है। बिल्कुल। अक्सर हम ये देखते हैं कि कुछ लोग कमाते तो बहुत हैं, लेकिन फिर भी उनकी माली हालात मतलब ठीक नहीं रहती। और दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी कमाई औसत होती है, पर वो ज्यादा फाइनेंशियली सिक्योर महसूस करते हैं। जी, अजीब लगता है ना? बिल्कुल। तो ये पहेली क्या है? इसका जवाब कहाँ है? देखिए, जवाब आपकी सैलरी स्लिप में उतना नहीं है जितना आपके दिमाग में, आपके व्यवहार में है। पैसों से जुड़े फैसले हम अक्सर लॉजिक से कम और अपनी फीलिंग्स, डर, उम्मीदों से ज्यादा लेते हैं। और इसी दिलचस्प चीज को समझने के लिए मॉर्गन हाउसल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी पे थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, ये किताब बहुत खास है। हाउसल ने इसे इसलिए लिखा क्योंकि उन्होंने देखा कि हम पैसे के बड़े फैसले किसी स्प्रेडशीट को देखकर नहीं लेते। बिल्कुल। वो तो जिंदगी के जो इमोशनल मोमेंट्स होते हैं ना, उनमें लिए जाते हैं। ये किताब हमें यही समझाती है कि लोग असल में पैसे के बारे में सोचते कैसे हैं। अच्छा, तो इसका सेंट्रल आइडिया क्या है? आइडिया बहुत पावरफुल है कि पैसे के मामले में आप कितना अच्छा करते हैं, इसका लेना देना इस बात से कम है कि आप कितने स्मार्ट हैं, और इस बात से कहीं ज्यादा है कि आप व्यवहार कैसे करते हैं। ओह, तो मतलब हमारा बिहेवियर ज्यादा मैटर करता है हमारी इंटेलिजेंस से? बिल्कुल, बहुत ज्यादा। क्योंकि हमारे जो पर्सनल अनुभव होते हैं ना, जैसे बचपन में पैसों की तंगी देखी हो या खूब पैसा देखा हो, वो हमारी सोच पर तर्क से ज्यादा असर डालते हैं। चलिए इसी से जुड़े कुछ अहम सबक देखते हैं। हाँ। पहला और शायद सबसे बेसिक सबक, कोई पागल नहीं है। कोई पागल नहीं है। ये थोड़ा अजीब नहीं सुनने में? मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि हर कोई पैसों से जुड़ा फैसला अपने तजुर्बों के लेंस से देखता है। मान लीजिए कोई गरीबी में पला बड़ा है, तो हो सकता है वो कैश जमा करने पर बहुत जोर दे। हाँ, सेफ्टी के लिए। बिल्कुल। और जिसने सिर्फ बाजार को ऊपर जाते देखा है, वो शायद रिस्क लेने में ज्यादा कंफर्टेबल हो। कोई पागल नहीं है, बस सबकी कहानी, सबका देखने का नजरिया अलग है। अच्छा, ये समझने से शायद हम दूसरों को या खुद को भी कम जज करेंगे उनके फाइनेंशियल चॉइसेस के लिए। हाँ, और ये हमें दूसरे जरूरी पॉइंट पे लाता है, वो ये कि सब कुछ सिर्फ हमारी मेहनत या काबिलियत पे निर्भर नहीं करता। आप लक और रिस्क की बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली। दूसरा सबक, किस्मत और जोखिम भाई बहन है। सफलता सिर्फ स्किल का नतीजा नहीं होती। हाउसल याद दिलाते हैं कि इसमें लक का, किस्मत का भी बड़ा हाथ होता है। जैसे वो बिल गेट्स का उदाहरण देते हैं। हाँ, कि वो स्मार्ट तो थे ही, पर उन्हें हाई स्कूल में ही कंप्यूटर का एक्सेस मिल गया था। ये उस वक्त बहुत रेयर बात थी। सही बात है। तो मतलब कामयाब होने में हुनर, टाइमिंग, हालात सब कुछ जरूरी है, और ये बात हमें थोड़ा विनम्र भी बनाती है। बिल्कुल। लेकिन कभी-कभी लोग सफलता के बाद भी, या शायद उसी की वजह से, एक जाल में फंस जाते हैं। कौन सा जाल? तीसरा सबक, कभी पर्याप्त में नहीं। मतलब हमेशा और ज्यादा की चाहत, गोल पोस्ट को बार बार आगे बढ़ाते रहना, ये खतरनाक हो सकता है। हाँ, वो रजत गुप्ता वाली कहानी, मतलब कहाँ से कहाँ पहुंचे और फिर और ज्यादा के चक्कर में सब गंवा दिया। वही। हाउसल का एक कोट है इस पर। वो कहते हैं, जो आपके पास है और जिसकी आपको जरूरत है, उसे उस चीज के लिए दांव पर लगाने का कोई मतलब नहीं जिसकी आपके पास कमी है और जिसकी आपको जरूरत भी नहीं है। बहुत गहरी बात है। मतलब अपने लिए इनफ क्या है ये जानना बहुत जरूरी है, वरना बस भागते रहेंगे। सही कहा। और ये इनफ अक्सर वो नहीं होता जो बाहर से दिखता है। यहीं आता है चौथा सबक, दौलत वो है जो दिखती नहीं। मतलब महंगी घड़ियां, बड़ी कारें, शानदार घर, ये सब अक्सर अमीरी नहीं, सिर्फ खर्चा दिखाते हैं। कई बार तो कर्ज भी छुपा होता है इनके पीछे। हाँ, ये तो है। असली दौलत, सच्ची वेल्थ, वो अक्सर छिपी होती है सेविंग्स में, इन्वेस्टमेंट्स में, वो पैसा जो खर्च नहीं किया गया। हाउसल कहते हैं ना, लोगों को ये दिखाने के लिए पैसा खर्च करना कि आपके पास कितना पैसा है, कम पैसा रखने का सबसे तेज तरीका है। कमाल का कोट है। बिल्कुल। तो सवाल उठता है कि अगर दिखावा नहीं तो असली दौलत का मकसद क्या है? हाँ, क्या है? पांचवा सबक, आजादी सबसे बड़ा लाभांश है, फ्रीडम। पैसे की सबसे बड़ी वैल्यू ये है कि वो आपको अपने समय पर कंट्रोल देता है। अच्छा। ये कह पाना कि आज मैं वो कर सकता हूं जो मैं चाहता हूं, ये किसी भी महंगी चीज से ज्यादा कीमती है। सच्ची दौलत यही आजादी है। अपने वक्त पर अपना कंट्रोल,
ये है असली अमीरी। पर यहाँ तक पहुँचने का रास्ता क्या है? कोई जादू? जादू तो है, पर शायद थोड़ा बोरिंग वाला जादू है। छठा सबक, कंपाउंडिंग जादू है लेकिन बोरिंग। हाँ, वॉरेन बफेट का उदाहरण। बिल्कुल। उन्होंने अपनी लगभग सारी दौलत 50 की उम्र के बाद कमाई। कैसे? कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी से नहीं, बस जल्दी शुरू करके और लगातार टिके रहकर। समय की ताकत, कंपाउंडिंग, यानी छोटे लगातार निवेश वक्त के साथ बहुत बड़े बन जाते हैं। तो मतलब सबसे अच्छे रिटर्न पाने से ज्यादा जरूरी है कि आप लगातार बने रहें और कोई बड़ी गलती न करें। एग्जैक्टली। अच्छा निवेश जरूरी नहीं कि हमेशा बेस्ट फैसले लेने के बारे में हो। ये लगातार बड़ी गड़बड़ ना करने के बारे में ज्यादा है। तो कुल मिला के आप देखें तो ये किताब यही सिखाती है कि फाइनेंस कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये एक सॉफ्ट स्किल है। इसका ज्यादा लेना देना आपके व्यवहार से है। हाँ, जैसा हौसल कहते हैं, व्यवहार में महारत हासिल करें और आप पैसे में महारत हासिल कर लेंगे। तो मतलब हमें बेहतर फॉर्मूले नहीं, बेहतर आदतें चाहिए। बिल्कुल। बाजार को टाइम करने की कोशिश नहीं करनी, उसमें टिके रहना है। दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए नहीं जीना, अपने लिए एक सिक्योर और आजाद जिंदगी बनानी है। आखिर में बात घूम फिर कर वहीं आ जाती है कि पैसों के साथ आपका रिश्ता आपकी जानकारी से ज्यादा आपके बर्ताव पर निर्भर करता है। हाँ, और यही है सच्ची टिकने वाली दौलत बनाने का मनोविज्ञान। कल हमने एक बहुत ही अच्छी बुक थिंक एंड ग्रो रिच पे बात की थी, जिसमें हमने देखा कैसे आप अपने सोच के दम पर अमीर बन सकते हो। अगर आपने वो नहीं सुना तो उससे भी जरूर सुने। साइकोलॉजी ऑफ मनी और थिंक एंड ग्रो रिच दोनों एक साथ मिलके आपका फाइनेंशियल माइंडसेट बदल सकते हैं।